अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात शुरू करेंगे ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो वॉर चल रही थी, जो क्लैशेस चल रहे थे, बल्कि अभी तक चलते चले जा रहे हैं। उसके लिए जी पाकिस्तान ने पीस टॉक भी कराई, इतना पाकिस्तान ने इतनी कोशिशें की जी, यहाँ पर पूरा इस्लामाबाद जो है वो हमने सजा के लाइट्स लगा कर बुरा हाल हो गया हमारी सारी डेकोरेशन करते करते कि जी, क्योंकि जेडी वेंस भी आ रहे थे, ईरान का डेलीगेशन भी आ रहा था, ऑफिशियल्स आ रहे थे, तो हमने कहा कि चलो हम इनकी मीटिंग करवाते हैं। और हमने देखिए जी, हमने तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से एकदम कुछ मिनट पहले जो है उसको रोक दिया। ये दावे भी हमारे से क्लेम भी किए गए और कहा गया कि देखिए जी, हमने तो सारी जंग वंगी रुकवा दी है, तो अब आप हमसे इंप्रेस हो जाइए। खासतौर पे मोदी जी को तो हो ही जाना चाहिए था, पड़ोस में ही तो है, उन्हें फौरन ही मान जाना चाहिए था कि जी पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग जो है वो रुकवा दी। लेकिन क्या करें जी, अमेरिका और ईरान का, जिनको के जरा सी भी तमीज नहीं है कि जैसे ही पीस टॉक के बाद ये लोग निकले यहाँ से और उसके फौरन बाद ही फिर डिशिंग 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 फिर एक दूसरे को मार पीट और मिसाइल फेंक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या। फिर उन्होंने दोबारा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने कहा चलो पाकिस्तान जो है यहाँ तो जी गर्मी वर्मी भी होती रहती है, शायद इसलिए लोग आए, उनका दिमाग जो थे वो गर्म ही रहे, इन्हें किसी ठंडी ठार जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे शाहरुख खान वाहरुख खान गाने भी गाया करते हैं ना। तो हम वहां यानी कि स्विट्जरलैंड ले गए इनको। अब स्विट्जरलैंड से बेहतर क्या जगह हो सकती है कि ये वहां पर ठंडे ठंडे में जो बॉलीवुड के गाने बनते हैं, जो बहुत हमें पसंद आते हैं, चाहे वो शाहरुख खान के हों चाहे ऋषि कपूर साहब के हुआ करते थे। तो जी वहां लेकर गए इनको, वहां इन लोगों को बिठाया, इनसे बात करवाई और हमारे लोग जो थे वो बेचारे भागे भागे इधर से उधर दौड़ते रहे कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में बातचीत कर ले और कह ले कि बस जी अब लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जी वहां भी इन्होंने बात की और डायलॉग किया और उसके बाद जो है वो अपने घर और ये अपने घर वाली बात, यानी ईरान भी चला गया और अमेरिका भी वापस चला गया। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए कि जो मेन हीरो था, यानी जो मेन कह लीजिए कि इस पूरी कहानी में इजराइल, नीतनयाहू, उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया। कहा गया कि जी नीतनयाहू के बगैर ही ये सारा मामला जो है ये हल कर लिया जाएगा, ये सुलट लिया जाएगा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। लेकिन नीतनयाहू ने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई, मतलब मैं लड़ने के लिए, मतलब मैं लड़ी चला जा रहा हूँ और ये ईरान और अमेरिका जो है ये आपस में अपनी पता नहीं क्या खिचड़ी अलग से पका रहे हैं और मुझे उसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो उसका रिजल्ट क्या निकलना था, जाहिर है उसका रिजल्ट जो था वो निकलना था शून्य, जीरो। तो बिल्कुल जी वही हुआ और उसके बाद कुछ रिजल्ट ना निकला और तीनों के तीनों जो है फिर भी इनके अटैक चलते रहे। अब इसराइल जो है वो अपनी तरफ से इधर उधर हजबुल्ला पता नहीं कहाँ कहाँ पे अटैक करता रहा और लेबनान और यहाँ वहां ईरान और अमेरिका जो थे वो आपस में ही लगे रहे। कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर खुली है। तो रोज ट्रम्प जो है दिन में दो स्टेटमेंट देते हैं, एक में कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दूसरे में कहते हैं जी वहां से बिल्कुल शिप्स आ रही जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन कहते हैं ईरान का कंट्रोल है, दूसरे दिन कहते हैं नहीं अमेरिका का कंट्रोल है। एक दिन कहते हैं उनसे जो भी शिप्स गुजरेंगी उनसे ईरान पैसे लेगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं कोई नहीं लेगा, तीसरे दिन कहते हैं नहीं अमेरिका लेगा। ये सुन सुन के जी लोग तो बिल्कुल ही उतावले क्या बावले हो चुके हैं जी। तो अब ये सुनते सुनते लोग जो थे बिल्कुल तंग आ गए थे। लोगों ने कहा भाई तंग आ गए, कुछ नया लेकर आओ ना, मतलब क्या ये लगा रखी है। लेकिन खैर उसके बाद होना क्या था, उसके बाद जी पहले तो हमने कहा चलो एक डिफेंस पैक्ट हमने सऊदीया के साथ तो कर ही रखा है, जिसका सऊदीया को अभी तक कोई फायदा नहीं है लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। इसलिए कि अगर कोई सऊदीया पे अटैक करेगा तो वो हमें कहेंगे और उसके बाद हम जो है हम यहाँ से दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे। इस किस्म की बात जो है वो सऊदी अरब से हुई। उसके बाद जी उन्होंने कहा नहीं जी इसमें टर्की को भी शामिल करते हैं, तो जी अब टर्की भी आ गया है। अब जी हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो तो भाई हमारे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उनको तो मुझे लगता है सुबह कोई काम काज ही नहीं है, बस सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और बस पाकिस्तान ऐसा तो पाकिस्तान वैसा, तो पाकिस्तान ने ये कर दिया तो पाकिस्तान के स्टेट ने वो कर दिया, यही शुरू हो जाते हैं अपनी वीडियोस बनाना और अपने टीवी शोज में बोलना। तो जी उन्होंने शोर मचा दिया कि जी ऐसे कैसे, कि मतलब अगर एक पे अटैक जो है बाकी दो पे भी अटैक समझा जाएगा, तो अगर सऊदीया पे अटैक होगा तो क्या पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा? या पिछली बार जब सऊदीया पे अटैक हुआ था तब पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? तो भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या कहा जा रहा है। आप लोगों से कहा यह जा रहा है कि एक पर अटैक बाकी सब पर भी अटैक समझा जाएगा, यानी अगर सऊदीया पे अटैक होता है तो वो अटैक पाकिस्तान और टर्की पे भी समझा जाएगा। तो अगर हमारे खुद पे ही अटैक हो गया है, सऊदीया पे अटैक हुआ फॉर एग्जांपल, और वो अटैक हम पर भी हो गया है,
तो हम बैठकर अपने आप को सही करेंगे या हम दौड़ते हुए वहां सऊदीया चले जाएंगे? क्या समझ आया आप लोगों ने? यानी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही कि कहा गया है कि एक पर अटैक तीनों कंट्रीज पर अटैक होगा, यानी अगर अटैक सऊदीया पर हुआ तो पाकिस्तान और टर्की पे भी अटैक समझा जाएगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को ये समझा जाए कि सऊदीया वाला अटैक जो है वो पाकिस्तान पर भी हो गया है, तो पाकिस्तान जो है अपने अटैक हुई भी हालत में सऊदीया के पास कैसे जा सकता है? मतलब आप लोग भी हद ही करते हैं वैसे। लेकिन खैर बात सारी ये कि अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि और कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी, यानी कि तकरीबन 32 के करीब जो इस्लामिक नेशन है, अब उनको भी लपेटे में लाया जा रहा है कि किसी तरीके से वो भी आ जाए और वो भी इसमें शामिल हो जाए और कहेंगे हाँ ठीक है जी, हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमने ग्रुप बना रहे हैं या बनाया है या ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये ईरान के खिलाफ नहीं है। अब ईरान वाले कह रहे हैं अच्छा हमें मामू बना रहे हो, तो फिर ये बनाया काय को है? बनाया तो इसीलिए ना कि भाई ईरान जो है वो एक एक करके सब गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है, जहां जहां अमेरिकन बेसिस है वहां वहां ईरान वाले जाके कान के नीचे दो लगा कर आ रहे हैं। और ये चीज तो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल ख्यालों में थी ही नहीं कि ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, ईरान इस तरह से उनकी एयरबेसिस और दूसरी जगहों को टारगेट कर सकता है। तो इसलिए जो है अब ये कहना कि नहीं जी ईरान के लिए ये सब नहीं हो रहा, तो ईरान क्या मतलब बावला है कि वो ऐसे ही उठकर सऊदीया पे अटैक कर रहा है सऊदीया के लिए? और हमारे लोग कह रहे हैं कि जी हमारा तो जज्बा बहुत जो है वो बढ़ चुका है और उसकी रीजन ये है कि जी अब हम मक्का मदीना की हिफाजत करेंगे। तो भाई मक्का मदीना पे तो अभी तक ईरान ने कोई अटैक किया नहीं और ना ही वो करेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिस बनी हुई है अमेरिकन बेसिस उस पर अटैक कर रहा है। लेकिन उसके लिए भी हमारे लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि वाह जी वाह, अगर यूरोपियन ऐसे करें तो कोई बात नहीं है और अगर अमेरिकन ऐसे करें तो कोई बात नहीं है, और अगर पाकिस्तान करे कि जी डिफेंस पैक्ट का हमने कर दिया अपने सोल्जर्स भेजेंगे तो बहुत बुरी बात है। भाई उनके लिए बुरी बात इसलिए नहीं है कि वो मजबूरी में नहीं कर रहे, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, या फिर हमारी हालत खराब से खराब होती जा रही है और हमें किसी तरीके से भी डॉलर पकड़ने, इस वजह से वो अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहे, बल्कि उनकी एक पॉलिसी है जिसके तहत वो भेज रहे हैं। और पाकिस्तान मजबूरी में कर रहा है क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को तो पता है कि अगर आईएमएफ हमारा पैसा रोक दे या आईएमएफ हमें रोक भी ना दे, वो जो अक्सर मेजर गौरव आर्या कहा करते हैं ना कि भाई रोको नहीं, ऐसा करो कि थोड़ा डिले करके दे दो। उनकी वीडियोस में वो अक्सर कहते हैं कि जी आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को पैसा अगर जनवरी में देना है तो वो अक्टूबर में दे, तो इस बीच में इनकी हालत खराब हो जाएगी। पता नहीं मेजर अभी कैसे कैसे आइडियाज देते हैं, लेकिन खैर अब ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान तो इस मजबूरी में है, हमारी जो इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है और जाहिर है हमेशा की बजी हुई है, तो इस वजह से हमारे यहाँ से अगर सोल्जर्स भेजे जाते हैं तो उनको कहा जाएगा कि जी आपने पैसा लेकर और अपने सोल्जर्स जो है वो सेल कर दिए। लेकिन बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं बाकी कंट्रीज को ऐसा नहीं बोला जाएगा क्योंकि उनकी इकोनॉमी की हालत जो है वो इतनी पतली नहीं है। लेकिन हालत पतली होने से मुझे याद आया कि गवर्नमेंट ने जी आज ये भी अनाउंस किया है कि अब जो इजी पैसा जो लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, मतलब मोबाइल सर्विस है उसमें इजी पैसा होता है टेलीनॉर का, अगर आप इजी पैसा में बैंक अकाउंट से कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं अपना इजी पैसा वाले किसी दोस्त को, रिलेटिव को, या किसी तरह की पेमेंट अगर आप करेंगे तो जी उस पर 2% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, 2% सर्विस चार्जेस जो हैं वो अब से अगर आपने अपने बैंक से इजी पैसा में पैसा ट्रांसफर किया अपने किसी भी पेमेंट के लिए तो आपको 2% जो है वो चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अब ये सुनकर यकीनन बहुत से लोग अपना सर पीट रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ओमान के साथ ईरान की जो डील है वो तकरीबन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अब बस इस बात का इंतजार है कि यूएस जो है वो जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा तो वो डील जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी, यानी कि ओमान को जो कुछ भी चाहिए ईरान से वो उसे मिल सकता है। लेकिन शर्त तो जाहिर है यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक कमर चीमा साहब की जो है वीडियो, डॉक्टर कमर चीमा की एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें वो बांग्लादेश और भारत को लेकर बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश के वजीर आज़म को भारत के जो मिनिस्टर साहब हैं, एम्बेसडर, जिनको मिनिस्टर का भी आज़ारी बात दर्जा दिया गया हुआ है, वो मिले हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। देखिए इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी, जिसके बारे में मैं कह रहा था
कि मिनिस्टर का रैंक दिया गया, वो तारिक रहमान साहब को मिले हैं। क्यों मिले हैं? स्पेशली रिक्वेस्ट डाली गई है क्योंकि तारिक रहमान जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, 2026 के फरवरी के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते हैं, और जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से, आप जैसे कहते हैं ना, खराब हुए हैं बांग्लादेश और इंडिया के। अच्छा, ये विजिट, ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बेसिकली जो बांग्लादेश की लीडरशिप है उसको इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सिग्निफिकेंट चीज़ है कि वो आए इंडिया। मोदी साहब नहीं जाना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि आए, सलाम करें आके मोदी साहब को सलाम करें। अब क्या मोदी साहब को वो सलाम करेंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया के जो एम्बेसडर नेपाल के अंदर हैं उन्होंने भी बालन शाह से मुलाकात की है, उसकी भी बहुत जो है वो शोर मचा हुआ है कि ये इंडियन एम्बेसडर जो हैं वो वज़ीर आज़म को मिल रहे हैं। इसकी क्या वजह भैया? इसकी एक वजह ये नज़र आती है मुझे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि इंडिया अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को थोड़ा एक्टिव करना चाहता है। इंडिया समझता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कोलैप्स कर रही है और इसको हर कीमत के ऊपर रिवाइव करना है। जी, तो चीमा साहब का कहना ये है कि जी बांग्लादेश और इंडियन ऑफिशियल्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं, और क्यों मिल रहे हैं भाई? मतलब हम इस पे क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। और जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो कही जा रही है, चीमा साहब भी जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये पॉलिसी तो पाकिस्तान की भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे नेबर्स हैं, जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर भारत हो, उनके साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, बजाय इसके कि हम पूरा दिन डरे हुए बैठे रहे कि अरे अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, ऐसा ना हो कि ईरान नाराज हो जाए। और ईरान का नाराज होना तो आपको पता ही है कि ईरान जब नाराज हो जाता है तो वो दूसरों की तो क्या खुद की नहीं सुनता। यानी इतना उसने गल्फ कंट्रीज की मार लगाई है कि वो बेचारे अभी तक जो है वो अपने सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, इसलिए कि अमेरिका के साथ भी उनके रिलेशन उन्होंने रखने हैं और ईरान को भी वो नाराज नहीं करना चाह रहे, लेकिन ईरान फिर भी नाराज हो रहा है। और ईरान कह रहे हैं भाई आप ये जो आपने बेसिस दे रखी है अमेरिका को, या आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो उस पर हम तो बहुत मार लगाएंगे। वो तो शुक्र है कि ईरान को अभी तक हमारी तरफ नजरें नहीं गई ईरान की, वरना वो यही कहता है कि अरे आप लोग तो सारे दिन डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट मारते रहते हैं, आप तो कहते हैं इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। नहीं, वो आदमी जो हर किसी कंट्री में जाके लड़ाई करवा रहा है, जो मुसलसल जंगें शुरू करवा रहा है, हर जगह पे अटैक करवा रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि जी इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। अब इसके ईरान वाले हमारी तरफ ना ही देखे तो अच्छा है, इसलिए कि आप देखें ना, जो बच्ची कुछ जिंदगी है वो हम सुकून से गुजारना चाहते हैं। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हमें इंडिया से मिलता रहता है, और कुछ थोड़ी बहुत मार कुटाई जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे ऑलरेडी चल रही है। तो अब तीसरी जगह पे जैसे कहते हैं ना कि छेड़खानी करने का मेरा ख्याल है कि हमें कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी कई लोग जो है ना वो भारत से बैठ के जो बातें कर रहे होते हैं अपने वीडियो में, और वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। जी हाँ, पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है, ऐसा भी मैंने सुना है एक वीडियो में, और छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाती हूँ। FE25। तो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट दिस अमेजिंग न्यूज। आई एम श्योर you are a nationalist, you love your country and you love your armed forces, so you have definitely liked this video of mine. Please share it, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि दुश्मन भी हमारे देखते हैं, आपको चिढ़ मच रही होगी, जलन मच रही होगी, मिर्ची लग रही होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मिर्ची आपको लगती रहे तो उसका भी एक अलग मजा है। तो आप भी लाइक करिए और आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। जी, तो पाकिस्तानियों के लिए इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है जी पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। तो सर, मिर्ची सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं लगती, मिर्ची दूसरी साइड पे भी लगती है, और ये और बातें हम कम कर पाते हैं, लेकिन आप ज्यादा मिर्ची लगा देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश हमारी भी रहती है, लेकिन खैर मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें एज अ पड़ोसी एक दूसरे की जो भी सक्सेस है या जो भी एफर्ट्स है
उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि मिर्ची लगे। लेकिन कोई बात नहीं, मिर्ची भी कभी कभी होनी चाहिए। एनीवे, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बताएं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है वो एक तरह से ये जो एग्रीमेंट है वो कर लिया साइन। वैसे इस तरह के बहुत से एग्रीमेंट हम पहले भी साइन कर चुके हैं, ऐसे बहुत से एग्रीमेंट हमने ईरान अमेरिका के वक्त भी साइन किए थे। और याद होगा आपको कि जो स्विट्जरलैंड में जो कुछ बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी सिग्नेचर्स किए थे और कहा जा रहा था जी ये जो पीस टॉक हुई है इसमें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के भी सिग्नेचर्स हैं। और अब तो ये दोनों ने जो लड़ाइयां बंद की है उसका वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन अब अगर कुछ नहीं हो रहा और एक दूसरे पर अटैक हो रहा है और तरह तरह की बातें की जा रही है, तो क्या उसमें भी पाकिस्तान अपना हिस्सा डालेगा या अपने ऊपर हम भी कोई इल्जाम लेंगे कि जी हमारी वजह से भी गड़बड़ होगी? लेकिन ऐसा नहीं है, जाहिर हम यही कहेंगे कि नहीं जी हमने तो बस बातचीत करानी थी, उसके आगे ये जाने थे वो जाने, यानी ईरान जाने या अमेरिका जाने। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही कहूंगी, जब तक आप थर्ड पार्टी इजराइल को शामिल नहीं करेंगे इस पीस टॉक का या किसी तरह की भी टॉक का कोई मतलब नहीं है। अब एक क्लिप जरा मेजर गौरव का भी देख लेते, और मेजर साहब जो है वो बात वो भी ईरान की ही कर रहे हैं। फादर की फ्यूनरल में जरूर पहुंचेगा, अपने फादर की फ्यूनरल पे ही विल श्योरली रीच। ये अपनी फादर की फ्यूनरल तो अटेंड करेगा ही करेगा, इतना तो लोग मान के चल रहे थे। और ये भी गारंटी थी कि अमेरिका या इजराइल कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट वहां पे खड़े उसके आसपास। यार इंडिया से डेलीगेशन गया, कोई चाइना से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, दुनिया भर पता नहीं कितने देशों के लोग पहुंचे वहां पे। यार खमेनी का जनाजा है, छोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी शख्सियत थी। आप उनके साथ अग्री करें डिसएग्री करें, बट ही वाज अ बिग मैन इन द सेंस दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। उनके नमाज जनाजा में जब लोग पहुंचे, उनके फ्यूनरल प्रोसेशन कह लीजिए, उसमें लोग पहुंचे तो दुनिया भर के नेशनैलिटीज के लोग थे वहां पे, हेड्स ऑफ स्टेट थे वहां पे, बड़े बड़े लोग थे वहां पे। उसके बीच में ना इजराइल ना अमेरिका हिम्मत करता वहां पे मिसाइल मारने की, इतनी तो पक्की बात थी। लेकिन फिर भी मुश्तबा खमेनी अपने खुद के फादर के फ्यूनरल प्रोसेशन में नहीं पहुंचा। जी हाँ, तो मुश्तबा खुमैनी के बारे में कई बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई वो कहाँ हैं, किस तरह से हैं, क्या खैरियत से हैं, और जब वो अपने फादर के जनाजे तक में नहीं पहुंचे तो इसका क्या मतलब लिया जाए। उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, उनकी बातें आती रहती हैं, या वो जो कुछ कहते हैं वॉर करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन किसी ने उनको, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है ईरान और अमेरिका की, किसी ने उनको नहीं देखा है। हो सकता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो, वो इंजर्ड हो, या हो सकता है जैसे कहते हैं ना वेंटिलेटर पर हो, या इस तरह की कोई बात हो। लेकिन बहरहाल ये खबर कोई कहीं से निकल कर आ नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका और ईरान की जो इस वक्त अटैक्स चल रहे हैं उसमें बाकी कई कंट्रीज जो हैं वो भी एक तरह से सफर कर रही हैं, और जो कि जाहिर है कि करना नहीं भी चाहते, और यही चाहते हैं कि अमन रहे और सब लोग आराम सुकून से रह सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा है। मगर बहरहाल पाकिस्तान जैसे बार बार क्लेम कर रहा है कि जी हमने बातचीत करा दी, हमने पीस करा दिया, या हमने लड़ाई बंद करा दी, तो भाई थोड़ी सी लड़ाई जरा बलूचिस्तान में भी बंद करवा दें, थोड़ी सी लड़ाई जरा कश्मीर, आजाद कश्मीर पीओके में भी जरा बंद करवा दें, और अगर हो सके तो केपीके की तरफ भी एक नजर डाल लीजिए, और वहां पे भी जो अटैक्स चल रहे हैं अगर उनको भी आप रोक लें तो अच्छा होगा। वैसे तो आप कहते हैं कि हमने 40,000 ऑपरेशन अभी तक किए हैं, तो भाई 40,000 ऑपरेशन करने के बाद भी अगर नाकामी ही देखनी पड़ रही है तो दो ही तरीके हैं, या तो दुश्मन से हाथ मिला लीजिए या फिर डायलॉग कर लीजिए। अब दोनों तरीके आपके सामने हैं, आपने किस तरफ जाना है वो देख लीजिए, या फिर 40,000 ऑपरेशन और करने तो बस मेरे और मेरे जैसे पाकिस्तानी लोग जो है उनके टैक्स के पैसे से ही आपने सारा खर्चा करना है, अपने पैसा तो कोई निकालना नहीं है, तो इसलिए फिर लगे रहिए। वो जैसे कहते हैं ना लगे रहो मुन्ना भाई, तो वही वाली बात है, फिर लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन बात सारी ये है कि उससे नुकसान तो कंट्री का होगा, और कंट्री का नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होगा, और अगर सभी का नुकसान होगा तो मेरे ख्याल ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होना नहीं चाहिए तो फिर डायलॉग कर लीजिए। अगर आप ईरान और इजराइल और अमेरिका का डायलॉग करवा सकते हैं तो फिर आप भला बलूचिस्तान में डायलॉग क्यों नहीं कर सकते, और आप केपीके में डायलॉग क्यों नहीं कर सकते, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो शहर रग हमारी है कश्मीर, उसमें डायलॉग क्यों नहीं कर सकते। अगर ये आप मुझे समझा देना तो बड़ी बर्बादी होगी आपकी। चलती हूँ।